अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए इस चैनल पर 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, उसमें आप चीज़ें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाते हैं, इस सब के ऊपर मुख्तलिफ आइडियाज़ पे आपको तमाम डिटेल्स के साथ आपके लिए बिजनेस वीडियोज़ बनाई गई हैं। उन तमाम बिजनेस वीडियोज़ को आपके लिए एक प्ले लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है ताकि आप अपनी मर्ज़ी से अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा इस चैनल पर हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली या पाकिस्तान में बिजनेस करती हैं वो किस तरीके से मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो क्या प्रोडक्ट बेचती हैं, क्या सर्विस करती हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद हैं वो अपने शेयर्स आपको बेचती हैं, यानी कि आप उनके इन्वेस्टर्स बनते हैं और फिर वो आपको डिविडेंड, कैपिटल गेन, बोनस शेयर्स की सूरत में फ़ायदा पहुंचाती हैं। अभी हम इस्लामिक शरिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे थे। हमने इसके हवाले से एक डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया हुआ है जो कि है गाइडलाइंस फॉर शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो खुद PSX और SECP ने अनाउंस किया है और इसे अगस्त 22 में इशू किया गया था। इस डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट्स थे इनमें हमने पहले पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस किया था ताकि हमारे बिगिनर्स जितने भी हैं वो ये समझ सकें कि स्टॉक्स क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इसके पीछे रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन है, ये सब कुछ उस वीडियो का हिस्सा रहा था। उसके बाद हमने शरिया कॉम्प्लाइंट ट्रेडिंग जो है PSX पे क्या है, उसके हवाले से कौन कौन से इंडेक्स मौजूद हैं और वो शेयर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, उसके हवाले से जो कॉमन क्वेश्चन PSX ने खुद आपके लिए जारी किए उस सबको हमने शेयर किया। और आज हम सुकूक से लेके मिसलिनियस तक तमाम हेडिंग्स को कवर करेंगे। इनको आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके लिए जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने खुद प्रोवाइड की है वो क्या है। इसके अलावा इसमें एक बात मैं यहाँ मेंशन कर दूँ बिफोर कि हम इसको स्टार्ट करें। पिछली 2 वीडियोस में हमने जो PSX के इसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक डिस्क्लेमर मौजूद है कि आपने जब भी इस्लामिक बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी है, शरिया इन्वेस्टमेंट करनी है, शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने ना सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी है, आपने उन शेयर्स के हवाले से इस्लामिक स्कॉलर से भी एडवाइस लेनी होगी जो कि फाइनेंस को समझते हों। अच्छा, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सुकूक के बारे में। बिफोर इसके कि मैं आपको इसके बारे में जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन हुआ है इसके बारे में तफसीलन तमाम बात की तरफ मैं मतलब उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं, मैं चाहूँगी कि आपकी नॉलेज में थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि ये सुकूक जो है वो बेसिकली इसकी जो आसान लफ्ज़ों में इसको कहा जाता है वो दस्तावेज़ कहा जाता है। और बहुत पुराने वक्तों में जो मरवा बिन हकम थे उनके वक्त में बैतुल माल से जो राशन हासिल किया जाता था, लोगों को जो कार्ड उसके बेसिस पे इशू किया जाता था उसको सुकूक कहा जाता था। लेकिन आज जदीद दौर में यानी कि जो अभी रिसेंट हमारा एरा चल रहा है इसके अंदर इसके अल्फाज बदल चुके हैं और अब इसको सादा अल्फाज में सरमायाकारी का सर्टिफिकेट कहते हैं और बाज़ लोग इसे इस्लामिक बॉन्ड का नाम भी देते हैं। तो हम इसे इस्लामिक कन्वेंशनल जो बॉन्ड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इस्लामिक शरिया बॉन्ड्स कह सकते हैं। अब मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करती हूँ, यानी कि वो बताती हूँ। तो बेसिकली सुकूक ऐसी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो बराबर की कीमत की होती हैं और किसी एसेट, सर्विस या फ़ायदा में हिस्सा दिखाती हैं। ये शरिया के मुताबिक एक अल्टरनेटिव है कन्वेंशनल बॉन्ड्स का। सुकूक की मुख्तलिफ किस्म हो सकती हैं, हर एक का अपना स्ट्रक्चर, रिस्क और रिटर्न का तरीका होता है। सुकूक आमतौर पर एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के ज़रिए इशू किए जाते हैं जो इशूअर के लिए तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं। अब इसमें और कन्वेंशनल बॉन्ड्स के अंदर फ़र्क क्या होता है? तो कन्वेंशनल बॉन्ड्स असल में एक कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां इशूअर बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट यानी सूद की पेमेंट करता है। इसके बरक्स सुकूक एक एसेट में हिस्सादारी का रिप्रेजेंटेशन करता है कि आप एक एसेट के अंदर हिस्सादारी हो जाती है आपकी। बॉन्ड होल्डर जो होता है उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा होता है, जबकि जो सुकूक होल्डर होता है उसको एसेट से होने वाली इनकम से रेवेन्यू मिलता है। बॉन्ड्स की वैल्यू इशूअर को क्रेडिट वर्थनेस और इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड कर रही होती है, जबकि जो सुकूक की फेयर वैल्यू है वो ज़्यादातर अंडरलाइंग एसेट की मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करती है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप सुकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? तो इन्वेस्टर्स नए लिस्टेड सुकूक को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह इक्विटी स्टॉक्स की IPOs यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स सब्सक्राइब की जाती हैं। लेकिन सुकूक की ऑनरशिप और ख़ास तौर पर उनकी ट्रेडिंग ज़्यादा शरिया रूलिंग के अंडर होती हैं जो कि सुकूक के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पर सलम और मुराबाह सुकूक जो है वो आमतौर पर ट्रेडेबल नहीं होते हैं, जबकि वकाला
मुदारबा और मुशारका सुकूक जो हैं वो ट्रेडेबल होते हैं, लेकिन वो भी उन ट्रेडेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो इशूअर डिफाइन करता है। अब हम आगे ये देखते हैं कि इस्लामिक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिन्हें हम ETFs भी कहते हैं, और पर्टिकुलरली अगर हम बात इस्लामिक ETFs की करें तो वो क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड्स, जिन्हें हम ETF कहते हैं, ये कलेक्शन होती है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी AMCs ऑफर करती हैं। इसमें एक बास्केट में स्टॉक्स यानी सिक्योरिटीज होती हैं जिसकी स्पेसिफिक इंडेक्स को रिटर्न का ट्रैक कर रही होती हैं ये, और इन्वेस्टर्स को ETF के यूनिट्स मिलते हैं जो कलेक्टिवली उनकी मलकियत होती हैं। ETFs बिल्कुल ऐसे ही किसी और स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं और ट्रेडिंग आवर्स में रियल टाइम प्राइसिंग पर अवेलेबल होते हैं। ETFs जो होते हैं इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदा देते हैं कि वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को मुख्तलिफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये मल्टीपल इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने से कम महंगा होता है। मतलब ये कि ETF की जो पॉलिसी है, जो ऑफरिंग डॉक्यूमेंट दिया होता है के मुताबिक यूनिट होल्डर्स को उन सिक्योरिटीज़ का डिविडेंड भी मिल सकता है जो ETF बास्केट में शामिल होती हैं, लेकिन इससे पहले AMC अपना मैनेजमेंट फी जो होता है वो डिडक्ट कर लेती है। अच्छा, अब इसमें ये देख लेते हैं कि हु कैन इन्वेस्ट इन इस्लामिक ETFs, कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है इनके अंदर। तो एक ETF शरिया कॉम्प्लाइंट या शरिया नॉन कॉम्प्लाइंट दोनों हो सकती हैं। ये उन फंड्स के अंदर शामिल स्टॉक्स पर डिपेंड करते हैं। PSX अपनी वेबसाइट पर इस्लामिक ETFs की लिस्ट प्रोवाइड करता है जो इन्वेस्टर्स के लिए मददगार होती हैं। इस्लामिक ETF का ऑफरिंग डॉक्यूमेंट ये भी शो करता है कि ये शरिया की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और इसे शरिया एडवाइज़र ने अप्रूव किया होता है। ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स में मज़ीद अहम मालूमात होती है, जैसे फ़ंड का इंडेक्स, ऑब्जेक्टिव, फंड मैनेजर का बैकग्राउंड, मैनेजमेंट फ़ी और फंड के इन्वेस्टमेंट के रिस्क वगैरह। अगर कोई नया इन्वेस्टर PSX में इस्लामिक ETF में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उससे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकरेज फर्म के साथ ओपन करवाना होता है, जबकि जो इन्वेस्टर पहले से ओपन अकाउंट रखते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकरेज अकाउंट के जरिए इजीली ETF यूनिट्स बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इस्लामिक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं जो इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट की ओनरशिप रखती हैं और ज़्यादातर एक्टिवली मैनेज भी कर सकते हैं उसे। ऐसे स्कीम्स के ज़रिए इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्लाजास, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जैसी मुख्तलिफ रियल एस्टेट कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक REIT फिजिकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है और अपनी यूनिट होल्डर्स को रेंटल इनकम या कैपिटल गेन से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, इन्वेस्टर असल में रियल एस्टेट बैकग्राउंड बैक्ड यूनिट्स के मालिक होते हैं जो किसी भी लिस्टेड सिक्योरिटी की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर बाय सेल किए जा सकते हैं। इस तरह यूनिट होल्डर सीधा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। एक REIT बाइंग, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग या सेलिंग रियल एस्टेट एसेट में शामिल हो सकती है। अब इसमें 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल REIT, रेंटल REIT और हाइब्रिड REIT। अब ये क्या है? तो डेवलपमेंटल REIT रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्ट या रिफर्बिश करके डेवलप करती है और बाद में उसे बेचकर मुनाफा बनाती है, जबकि रेंटल REIT प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो परचेज कर लें, लीज पर देती हैं और रेंटल इनकम अर्न करती हैं, जबकि हाइब्रिड जो है वो दोनों स्ट्रेटजीज को कंबाइनली वर्क कर रही होती हैं। किसी भी किस्म की REIT में इन्वेस्टमेंट को ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर REIT स्कीम की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ जाए तो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी किए जा सकती हैं और ताकि उन यूनिट्स को ईजिली ट्रेड किया जा सके। अब हमें इसमें यह देखना है कि ये शरिया कंसीडर किए जाते हैं या नहीं। तो जब भी हम ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है शरिया कॉम्प्लाइंट समझी जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी REIT ऑन करती है, उसका इस्तेमाल और अगर लीज एग्रीमेंट हो तो वो भी शरिया प्रिंसिपल्स के मुताबिक और शरिया एडवाइज़र से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा REIT स्कीम की फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स भी शरिया प्रिंसिपल्स के मुताबिक होनी चाहिए। इस्लामिक REIT में फंड्स मैनेजमेंट को तरीकों में तकरीबन 2 तरीके होते हैं, जैसे कि मुदारबा या वकला एग्रीमेंट। मुदारबा में इशूअर को फंड
के प्रॉफिट के पहले से तयशुदा परसेंटेज मिलता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद, जबकि वकला में इशूअर को एक स्पेसिफिक यानी फिक्स्ड मैनेजमेंट फ़ी मिलती है और वो इन्वेस्टर के एजेंट के तौर पर इन्वेस्टमेंट करता है। PSX की वेबसाइट पर इस्लामिक REITs की लिस्ट अवेलेबल है जिनके यूनिट्स ट्रेडिंग के लिए दस्तयाब हैं। इस्लामिक REIT की ऑफरिंग डॉक्यूमेंट भी ये दिखाता है कि वो शरिया रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं। अब हमें ये देखना है कि हम जो अब इसने मिसलेनियस के अंदर यानी कि जो सवालात डालें वो ज़कात से रेलेवेंट हैं। क्या शेयर्स के ऊपर ज़कात बनती है इन्वेस्टर्स के ऊपर, तो ये वो सवाल है। शेयर्स की ओनरशिप का मतलब है कि आप उस कंपनी के एसेट के मालिक हो जाते हैं उतनी प्रोपोर्शन में जितने आपके पास शेयर्स हैं। कंपनी के एसेट्स में वो चीज़ें भी होती हैं पर ज़कात वाजिब है और वो चीज़ें भी जिन पर ज़कात वाजिब नहीं है। इसलिए अगर इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड कमाने के लिए शेयर्स खरीदता है तो उसे उन एसेट्स के हिस्सों पर ज़कात देनी होगी जो ज़कात के काबिल हैं। मतलब इन्वेस्टर को शेयर्स की पूरे वैल्यू पर ज़कात देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें भी ज़कात के मामलों में भी आपको जो गाइडेंस लेनी पड़ेगी वो इस्लामिक स्कॉलर से लाजमी लेनी पड़ेगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास कंपनी के ₹100 के शेयर्स हैं और कंपनी का बैलेंस शीट के मुताबिक सिर्फ 60% एसेट पर ज़कात वाजिब है, तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ ₹60 पर ज़कात देनी होगी, ना कि पूरे ₹100 पर। लेकिन एहतियात के लिए ये बेहतर है कि इन्वेस्टर अपने शेयर्स की पूरी मार्केट वैल्यू पर ज़कात अदा करे। अगर इन्वेस्टर का इरादा शेयर्स को रीसेल करने का हो तो उस सूरत में ज़कात पूरी मार्केट वैल्यू पर वाजिब होगी, ना कि सिर्फ ₹100 पर। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं जो इन्वेस्टर्स को एडहेयर करते हैं कि वो शरिया प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज मस्ट नॉट यूटिलाइज। ओके, तो ये वो प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें शरिया प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। कन्वेंशनल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन शामिल हैं, मार्जिन फाइनेंसिंग, शॉर्ट सेलिंग, डे ट्रेडिंग, प्रेफर्ड स्टॉक में डीलिंग, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को सब्सक्रिप्शन राइट्स का ट्रेडिंग, शरिया नॉन कंप्लाइंट RET स्कीम्स का यूनिट। ये वो चीज़ें हैं जिनमें जो कह लें कि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको नई चीज़ें पता चली होंगी। आपके कोई सवालात भी हों, आपको कोई टर्मिनोलॉजी समझ ना आई हो या आप उनके ऊपर मज़ीद तफसीलात देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो और आप जिन भी टॉपिक से रेलिवेंट आगे आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।